नमस्कार दोस्तों, मैं अमन अमन अपडेट्स के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 20 जुलाई से बनने वाले महत्वपूर्ण खबरों के बारे में और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और करंट अफेयर से बनने वाले विभिन्न प्रश्नों को। शुरुआत कुछ हम अपने शब्दों में ऐसे करेंगे कि विद्यार्थी जीवन का संघर्ष ही वह भट्टी है जहाँ रातों की नींद जलकर सुबह की सफलता बनकर चमकती है। मुश्किलें सिर्फ आपकी परीक्षा लेती हैं ताकि जब लक्ष्य मिले ना तो दुनिया आपकी काबिलियत की मिसाल दे। नहीं, कहना बस यही है कि आपका संघर्ष जो होगा ना ये आगे चलकर लोगों के लिए मोटिवेशन और आपके काबिलियत को दर्शाएगा। चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। आज जो हमारा पहला प्रश्न होगा, आंतरिक क्षेत्र में इतिहास रचते हुए भारत के किस निजी स्टार्टअप ने देश का पहला निजी कक्षी और यानी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो जो ये स्काई रूट एरोस्पेस है ना, इसने ये लॉन्च किया है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से मिशन आगमन के तहत अपना 22 मीटर लंबा 3 चरणों वाला विक्रम 1 रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इसके साथ ही भारत ने उन चुनिंदा देशों के लीग में शामिल हो गया जिनके पास निजी क्षेत्र कक्षी लॉन्च क्षमता है। इस रॉकेट ने 6 पेलोड को अर्थ ऑर्बिटल में स्थापित किया है। आज हम देखेंगे जो भारत का अंतरिक्ष इतिहास है ना उसके बारे में। आज उसका पोस्टमार्टम करेंगे अच्छे से, पूरी तरह से। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का सफल साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट के पुर्जे ढोने से लेकर दुनिया की शक्तिशाली, किफ़ायती और उन्नत अंतरिक्ष अभियानों में अंजाम देने तक की एक असाधारण गाथा है। जुलाई 2026 तक की स्थिति के अनुसार बात करें, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का संक्षिप्त इतिहास देखेंगे तो शुरुआती दौर 1962 से 69 तक भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जिन्हें माना जाता है, डॉक्टर विक्रम भाई को के नेतृत्व में 1962 में जो इनकॉस्पर यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की साथ पड़ी। 15 अगस्त 1969 को इसे पुनर्गठित करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो की गठन की गई। जो इनकॉस्पर थी इसको हटाकर भारतीय अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना की गई। प्रायोगिक चरण की बात करें तो 1970 से 80 यानी सोवियत संघ की मदद से भारत ने 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, और किसकी मदद से? सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, जो आज रूस बना है, उसके पहले जब यूएसएसआर के रूप में था। इसके बाद 1980 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 के जरिए रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। और परिचालन और वैश्विक पहचान की बात करें तो 1990 से 2010 का दशक देखेंगे। इसरो ने अपने भरोसेमंद रॉकेट PSLV और GSLV का विकास 2008 में चंद्रयान-1 के जरिए भारत ने चंद्रमा पर पानी की खोज और 2013 में पहले प्रयास में मंगलयान का मंगल कक्षा में पहुंचकर दुनिया को चौंका दिया। और आधुनिक युग की बात करें 2020 के दशक का जो है, अगस्त 2023 में चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हुई। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। इसके तुरंत बाद सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 सफलतापूर्वक भेजा गया। प्रमुख तथ्य और उपलब्धियों की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष दक्षता, इसरो को दुनिया में सबसे कम लागत में अत्यधिक सफल मिशन करने के लिए जाना जाता है। इसके साथ 104 उपग्रहों का रिकॉर्ड, यानी 2017 में इसरो ने PSLV-C-37 के जरिए एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च कर उस समय विश्व का रिकॉर्ड बनाया। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली की बात करें, भारत के पास खुद का क्षेत्रीय सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जिसे नॉवलॉग कहा जाता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी की बात करें तो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के बाद भारत में निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स जैसे
स्काई रूट, अग्निकुल को रॉकेट और सैटेलाइट बनाने की पूरी छूट मिल चुकी है। नवीनतम अपडेट्स की बात की जाए तो विक्रम 1 का सफल परीक्षण जैसे हमने अभी देखा ही है, और गगनयान मिशन के बाद भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की तैयारी अंतरिम चरण में है। इसरो 2026 के अंत तक अपना पहला मानव रहित टेस्ट फ्लाइट यानी G1 मिशन भेजने जा रहा है। और बात करें इसके, जिसमें महिला रोबोट यानी व्योममित्र के अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके बाद 2027 में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। Axiom-4 मिशन और भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो गगन यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए Axiom-4 मिशन के तहत अपनी ट्रेनिंग और सफलतापूर्वक माइक्रो ग्रेविटी प्रयोगों के सफलतापूर्वक पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। निसार मिशन की बात करें तो नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित दुनिया का सबसे उन्नत रडार उपग्रह निसार वर्तमान में पृथ्वी की निगरानी के लिए पूरी तरह से चालू हो चुका है और डेटा भी प्रदान कर रहा है। स्पेसएक्स की बात करें तो इसरो ने अंतरिक्ष में 2 उपग्रह को अपने आपस में जोड़ने और ऊर्जा ट्रांसफर करने की तकनीक का सफल प्रदर्शन किया है, जो भविष्य के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है। नया स्पेसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टिनम में छोटे उपग्रह SSLV के लिए भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र तेजी से तैयार हो रहा है। साथ ही श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को भी मंजूरी मिल चुकी है। भविष्य के आगामी लक्ष्यों की बात की जाए, चंद्रयान 4 जो है 2027 का लक्ष्य है। यह एक सैंपल रिटर्न मिशन होगा जो चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने वापस धरती पर लाएगा। शुक्रयान की बात की जाए तो मार्च 2028 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। भारत के इस पहले शुक्र मिशन को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल चुकी है, जो शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करेगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक और मानव चंद्रमा मिशन की बात करें, इसरो ने आधिकारिक तौर पर 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय उतारने का रोड मैप तैयार किया गया है। तो देखिए आज थोड़ा वीडियो लंबी होगी, पर जो कंटेंट है उसमें कमी कहीं भी नहीं होगी। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो नीति आयोग द्वारा जारी पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में किस राज्य ने देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो गुजरात राज्य ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग द्वारा राज्यों में निवेश पारिस्थितिकी तंत्र और व्यापार सुगमता का मूल्यांकन करने के लिए पहली बार इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 जारी किया है। इस सूचकांक में गुजरात पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। यह सूचकांक 84 संकेतकों और 8 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। बढ़ते हैं आगे हम, जो विभिन्न क्षेत्रों में गवर्नेंस यानी पर्यावरण कानून के स्तर भारतीय में पहली बार ऐतिहासिक उपलब्धि रिकॉर्ड हासिल किए जो राज्यों में, उसके बात करें कानून और नीति गवर्नेंस में देखेंगे तो उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद पहले अपने राज्य में समान नागरिकता संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना। आंध्र प्रदेश में बात की जाए तो 1956 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना। और राजस्थान की बात करें तो 1959 में नागौर जिलों से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य। बिहार की बात करें, सरकारी नौकरियों और विधायी निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना। मध्य प्रदेश की बात करें, देश में वनों तथा पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हैप्पीनेस डिपार्टमेंट स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य। डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में बात करें तो केरल अपनी पूरी आबादी के लिए इंटरनेट को बुनियादी आधिकारिक घोषित करने और पूर्ण डिजिटल बैंकिंग सुविधा हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य। हिमाचल प्रदेश की बात करें, राज्य के सभी पात्र नागरिकों का 100% LPG गैस कनेक्शन और पूर्ण कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बना। गोवा की बात करें तो देश का पहला हर घर जल 100% नल जल से प्रमाणित राज्य बना। और बात करें मिजोरम, खेल और एथलीट को रोजगार व निवेश से जोड़ने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य। पर्यावरण, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो सिक्किम रासायनिक खाद्यों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दुनिया का पहला जैविक राज्य बना सिक्किम। हरियाणा की बात करें तो अपनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर सुनिश्चित करने और पूरी तरह से कृषि और
विद्युतीकरण की ओर बढ़ने वाला देश का पहला राज्य बना। गुजरात की बात करें, अपनी विशिष्ट नीति के तहत देश में पहला सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। महाराष्ट्र की बात करें, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए स्वतंत्र जलवायु परिवर्तन कार्य योजना तैयार करने वाला देश का पहला राज्य। सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि में देखें तो तमिलनाडु प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए सरकारी स्तर पर मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। उड़ीसा की बात करें तो देश में जनजातीय संस्कृति के दस्तावेजों के लिए जनजातीय एटलस को जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो आज हमारा जो स्टैटिक का क्षेत्र है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से आज वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर कंटेंट आज बहुत ज़्यादा है और कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। हाल ही में भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान और C-17 ग्लोबल मास्टर किस देश में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग लेने पहुंचा है। तो ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हो रहा है, जहां पर ये शामिल होने के लिए पहुंचा है। भारतीय वायुसेना का एक दस्ता यानी 4 राफेल, 2 C-17 और 120 से अधिक वायुसैनिक ऑस्ट्रेलिया के रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित द्विवार्षिक अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग लेने पहुंचा है। यह अभ्यास 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इस बार जापान के F-35 स्टील फाइटर्स भी पहली बार शामिल हो रहे हैं। तो ये कहाँ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है और भारत की तरफ से 4 राफेल, 2 C-17 और 120 से अधिक वायु सैनिक शामिल हो रहे हैं। और देखेंगे कुछ जो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हुए हैं ना हाल ही में, उनके बारे में। जो पिच ब्लैक 2026 का देखें तो जुलाई से अगस्त में हो रहा है। शामिल देश इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और 19 अन्य बहुराष्ट्रीय देश, और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इसका स्थान है, और टिंडल और एम्बरेलन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इसका हो रहा है आयोजन। विशेषता की बात करें, भारतीय वायुसेना के अभी हमने जस्ट देखा है C-17 विमान इस बड़े पैमाने हवाई युद्ध अभ्यास में भाग ले रहे हैं। अगला युद्ध अभ्यास जो डेजर्ट हंट 2026 का है, फरवरी 2026 में हुआ। शामिल देश भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना संयुक्त अभ्यास है, और स्थान देखें तो वायुसेना स्टेशन जोधपुर राजस्थान में। थल सेना की कुछ एक्सरसाइज की बात की जाए, जो प्रगति 2026 हुई है, मई में इसका आयोजन हुआ है। इसमें शामिल देश भारत मेजबान और 12 मित्र देश जैसे भूटान, श्रीलंका, मालदीव, वियतनाम आदि हैं। स्थान उमरोई मेघालय में, यानी प्रगति का जो है मेघालय में आप ऐसे आ सकते हैं, आपकी मेघालय में प्रगति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पे प्रगति हो रही है। यह एक बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी ग्रिड को मजबूत करना था। डस्ट्रिलिक 2026 की बात की जाए तो शामिल देश भारत और उज्बेकिस्तान, और स्थान फॉरेन ट्रेनिंग नोड औंध यानी पुणे महाराष्ट्र में। और इसके बाद लामित्य 2026 की बात की जाए तो शामिल देश भारत और सेशल्स, और स्थान देखेंगे सेशल डिफेंस अकेडमी सेशल्स में ही हुआ है। सैन्य अभ्यास साइक्लोन की बात करें तो फरवरी 2025 में हुआ था। शामिल देश भारत और मिस्र। स्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में यह युद्ध अभ्यास हुआ था। और कुछ अभ्यास की बात करें, धर्म गाजी 2025 की बात करें तो फरवरी मार्च में। शामिल देश भारत और जापान। और स्थान की बात करें ईस्ट फ्यूजी मैन्यूर ट्रेनिंग एरिया जापान में। युद्ध अभ्यास 2025 की बात करें तो शामिल देश अमेरिका और इंडिया के बीच में युद्ध अभ्यास 2025 हुआ है। और स्थान कहाँ हुआ है? अलास्का USA में हुआ है। नौसेना के कुछ अभ्यास देखेंगे तो मिलन 2026 का जो आयोजन हुआ है, इसमें मेजबान देश भारत है, और अमेरिका और रूस सहित लगभग 72 देशों की नौसेना ने इसमें भाग लिया है। स्थान की बात करें तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन है। यह भारत का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक सहयोग अभ्यास है। वरुण नौसैनिक अभ्यास की बात करें तो मार्च 2026 में हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। स्थान बात करें तो अरब सागर और हिंद सागर में इसका हुआ है। बोंगो सागर 2026 की बात कीजिए, मार्च में आयोजन हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में, बंगाल की खाड़ी में हुआ है। सी ड्रैगन 2026 की बात करें, शामिल देश इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया इसमें शामिल है, यानी क्वाड का एक समूह है, क्वाड प्लस देश। और स्थान की बात करें तो गुआम तट, पश्चिम प्रशांत महासागर। और विशेषता की बात की जाए कुछ तो पनडुब्बी रोधी युद्ध पर केंद्रित अभ्यास है ये। और चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
क्रिकेट के इतिहास में महानतम ऑलराउंडर में से एक सर गारफील्ड सोबार्स का 18 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। और किस अंतर्राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान व खिलाड़ी रहे थे? ये वेस्ट इंडीज के पहले खिलाड़ी हुए थे, और देखेंगे तो अभी एक कल का मैच जो हुआ था इंडिया और इंग्लैंड पे, जिसमें इंडिया हार गई थी इंग्लैंड से, तो काम वहाँ आप देखेंगे उसमें इसके कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले है, रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की बातें हो रही थी। पर उन्हीं रोहित शर्मा पिच पर आकर अपने बल्ले से प्रदर्शन कर और अपनी मौजूदगी का क्या फ़ायदा होगा पूरी टीम इंडिया के लिए और पूरे टीम इंडिया के दर्शकों के लिए, उसके सपोर्टर्स के लिए। उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दिया है, कमाल की पारी खेली उन्होंने। तो आप देखेंगे तो उन्होंने अपने बाजू पर काले पट्टे लगाए हुए थे अपने हाथ, तो उन्हीं के लिए लगाए थे, मतलब उनके सम्मान में लगाया गया था। मतलब किसी भी मृत्यु हो जाती है बड़े खिलाड़ियों की तो अब लगाते हैं। तो देखेंगे इसमें वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबार्स का 89 वर्ष के आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपने करियर में 93 टेस्ट मैचों में 8,032 रन बनाए और 235 विकेट लिए। सोबर्स ने 1968 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बनकर इतिहास रचा था इन्होंने। और कुछ आईसीसी और बीसीसीआई के इसके इतिहास की बात करें तो इसकी आईसीसी की स्थापना की बात करें तो 15 जून 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में हुई थी, जिसे 1989 में बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी कर दिया गया। और मुख्यालय की बात की जाए तो शुरुआत में इसका मुख्यालय लॉर्ड्स लंदन में था, लेकिन वर्ष 2005 में इसका मुख्यालय यूएई दुबई में स्थानांतरित कर दिया गया। तो यह दुनिया में भर में क्रिकेट के सर्वोच्च शासी निकाय है, जो विश्व कप, अंपायरिंग नियम और अंतर्राष्ट्रीय मैचों का संचालन करती है। बीसीसीआई की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 1928 तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के तहत RE ग्रांट गोवान पहले अध्यक्ष जो थे उनके नेतृत्व में की गई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है, जो इसकी बीसीसीआई का मुख्यालय इस बार 8 जून को जो पेपर हुआ था ना यूपी पुलिस के, उस एग्ज़ाम में पूछा गया था 8 जून की सेकंड शिफ्ट में। और भूमिका की बात की जाए तो यह भारत में क्रिकेट का संचालन करने वाली दुनिया की सबसे अमीर और शक्तिशाली राष्ट्रीय क्रिकेट संस्था है, जो घरेलू टूर्नामेंट जैसे IPL, रणजी ट्रॉफी और भारतीय टीम का प्रबंधन करती है। आईसीसी अकेले ही अपने दम पर, ये समझ लीजिए बीसीसीआई जो है आईसीसी को लगभग पूरे 100% मान लो 100 रुपये उसको मिलता है, 45% उसमें बीसीसीआई का हिस्सा रहता है। और वर्ल्ड कप नवीनतम अपडेट्स की बात की जाए तो पुरुष का क्रिकेट वर्ल्ड कप अपडेट की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप जो था नवीनतम 2026 में भारत श्रीलंका ने संयुक्त रूप से मेजबानी की थी, जिसमें भारत ने ही यह मैच जीता था फाइनल। आगामी संस्करण की बात की जाए 2028 की सह मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। आईसीसी के नए नियमों के अनुसार इसमें 20 टीमें शामिल होंगी, लेकिन पूर्व के सुपर 8 प्रारूप की जगह अब सुपर 10 का रोमांचक नॉकआउट प्रारूप लागू होगा। वनडे वर्ल्ड कप की बात की जाए 2027 आगामी होगा। यह टूर्नामेंट 4 अक्टूबर से 21 नवंबर 2027 तक दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। बदलाव की बात कीजिए, इसमें टीमों की संख्या 10 से बढ़कर 14 टीमें कर दी गई हैं, जिन्हें 2 समूह में विभाजित किया जाएगा। महिला क्रिकेट की बात की जाए तो इसमें T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो नवीनतम विजेता 2026 में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने इंग्लैंड को हराकर एक बार विश्व कप जीता, अपने नाम किया। ये 7वां कप था। आगामी संस्करण की बात करें तो इसका अगला सत्र न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाने प्रस्तावित है। वनडे वर्ल्ड कप की बात करें वुमेन्स का तो भारत और श्रीलंका के सह मेजबानी में आयोजित महिला वनडे विश्व कप फाइनल में भारतीय महिला टीम ने इतिहास रचते हुए साउथ अफ्रीका को 52 रनों से मात देकर चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली। बढ़ते हम अपने अगले, और थोड़ा सा इसमें कुछ अपडेट और भी है। और जिन्हें समझता बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2026 में देश भर के भीतर मोबाइल और कलपुर्जा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना की वित्तीय मंजूरी दी गई है? तो इसमें तो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इसकी योजना, इस योजना का वित्तीय मंजूरी
मिली है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ की कुल परिव्यय के साथ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है। इसके साथ ही भारत सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी मिली है। इस योजना का लक्ष्य घरेलू ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना और आयात निर्भरता को पूरी तरह खत्म करने का है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में आज देखें, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अगर बात आई है तो उसके बारे में देखें तो इसका उद्यम 1861 और भारत में मंत्रिमंडल या पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत ब्रिटिश काल में लॉर्ड कैनिंग द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से की गई। संविधान में मूल स्थान बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख तो था, लेकिन मूल संविधान में विशेष रूप से मंत्रिमंडल शब्द नहीं था। यानी मूल जो संविधान था उसमें इसकी उल्लेख नहीं थी, इसके बाद में जोड़ा गया है। ऐतिहासिक संशोधन की बात करें तो 1978 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इतिहास में पहली बार संविधान में के अनुच्छेद 352 में कैबिनेट मंत्रिमंडल शब्द को आधिकारिक तौर पर जोड़ा गया था। संवैधानिक परिभाषा की बात की जाए, अनुच्छेद 352 के तहत कैबिनेट की परिभाषित करते हुए यह प्रधानमंत्री और कैबिनेट रैंक के अन्य मंत्रियों को समूह दिया गया है। आकार पर सीमा बात करें तो 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें, अनुच्छेद 75 का 3 जो खंड है के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा यानी निचले सदन जो है उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। वास्तविक कार्यपालिका की बात की, सैद्धांतिक रूप से देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक रूप से सभी नीतिगत और रणनीतिक फैसला लेने के लिए सर्वोच्च कार्यकारी संस्था केंद्रीय मंत्रिमंडल ही है। और राज्य मंत्रिमंडल की बात की, जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसे राज्य मंत्रिमंडल भी है। तो संवैधानिक प्रावधान की बात करें, राज्यों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 163 और 64 में किया गया है। भूमिका और शक्ति की बात की जाए तो राज्य स्तर पर राज्य मंत्रिमंडल ठीक वैसी ही भूमिका निभाती है जैसा केंद्र पर केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है। और संवैधानिक बाध्यता की बात करें, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए राज्य में मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई है। आकार की सीमा की बात करें, 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत राज्यों में भी मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सीटों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या 12 तय की गई है। जैसे छोटे राज्य है ना, उनके लगभग 12 कम से कम होगा ही होगा। और सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें, राज्य का मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बढ़ते अपने अगले 6वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही एक ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन कानून पर हस्ताक्षर किए और जिसके बाद वहां की नई सरकार के साथ चल रहा लंबा राजनीतिक विवाद समाप्त हो गया है? तो हंगरी में जो लगातार चल रहा था राजनीतिक विवाद वो अब समाप्त हो गया है। हंगरी के राष्ट्रपति ने 19 जुलाई 2026 को एक ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन को मंजूरी देते हुए उस पर हस्ताक्षर किए हैं और इस कानून के लागू होने के साथ ही देश के राष्ट्रपति वहां के नवनिर्वाचित सरकार के बीच पिछले कई महीनों से चला आ रहा गहरा राजनीतिक व संप्रभुता विवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है। इसके तहत राष्ट्रपति समय से पूर्व अपना कार्यकाल समाप्त करने पर सहमत हो गए हैं, जिससे यूरोपीय राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह एक बड़ा नीतिगत घटनाक्रम माना जा रहा है। अब देखिए, हम एक अलग तरह से जुड़े हैं, जैसे हंगरी एक मैप लगा के समझाने की कोशिश करेंगे। अगर ये अच्छा लग रहा हो, अगर ऐसा मेरा करना तो आप बताएंगे तो हम ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। तो हंगरी की देखें, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट होगी और उसके कुछ पड़ोसी देशों की बात की जाए, हंगरी, यूक्रेन, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है, जहाँ ओपेक की मुख्यालय भी है, क्रोएशिया, सर्बिया और रोमानिया, ये इसके पड़ोसी देश होंगे। और डेन्यूब नदी के किनारे हंगरी जो राजधानी है ना बुडापेस्ट, वो है। इतिहास की बात है, हंगरी मध्य यूरोप में स्थित एक ऐतिहासिक और चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ देश, जिसकी स्थापना 895 ईस्वी में
म्यांमार या मजार जनजाति द्वारा की गई थी। और राजधानी मुद्रा की बात करें, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, जिसे डेन्यूब नदी का मोती कहा जाता है, और यहाँ की आधिकारिक मुद्रा हंगेरियन फोरेंट है। भौगोलिक व राजनीतिक तथ्य की बात करें, यह देश प्रसिद्ध डेन्यूब नदी के मैदानी भाग में बसा है। ये यूरोपीय संघ EU और नाटो का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है। और विशेष पहचान की बात करें, हंगरी अपने समृद्ध ऐतिहासिक थर्मल स्प्रिंग यानी गर्म पानी के झरने, दुनिया की सबसे पुरानी वाइन उत्पादक पहाड़ियाँ यानी टोकाज, और बाल पॉइंट पेन यानी बायरो, और रूबिक क्यूब जैसे महान आविष्कारों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न जो हमारा 7वां प्रश्न होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच सेरेही कोरेस्की को किस यूरोपीय देश का एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सेरेही कोरेस्की के देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया, उन्होंने पूर्व PM यूलिया सेंडगो का स्थान लिया है। वर्तमान युद्ध परिस्थितियों के बीच यूक्रेन में यह प्रशासनिक फेरबदल वैश्विक राजनीति के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसकी भी बात करें तो यूक्रेन के बारे में देखें तो यूक्रेन की राजधानी कीव होगी, और उसके पड़ोसी देखेंगे तो जो यूक्रेन और रसिया का विवाद चल ही रहा है, तो रसिया, बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया ये इसके पड़ोसी देश होंगे। और आप देखें तो ये ब्लैक जो यानी काला सागर है उससे भी बाउंड्री साझा करता है यूक्रेन के नक्शे के भौगोलिक विशेषण देखेंगे तो राजधानी इसकी यूक्रेन की कीव होगी। देश के उत्तर मध्य में स्थित है और यह देश का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र है। मुख्य नदी की बात करें, नीपर नदी को नीले रंग के जलमार्ग के रूप में दिखाया गया है, और काला सागर इसके पड़ोसी देश देखेंगे, उत्तर में बेलारूस, पूर्व में रसिया, पश्चिम पोलैंड और स्लोवाकिया। दक्षिण पश्चिम की बात करें तो हंगरी, रोमानिया और मालदोवा इसके पड़ोसी 7 देश होंगे। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश के न्यायिक सुधार प्रक्रिया के तहत संसद द्वारा पारित एकीकृत न्यायिक नियुक्ति न्यायाधिकरण विधेयक 2026 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद तंत्र को प्रभावित कर रहा है? तो जो अनुच्छेद 124 है इसको यह प्रभावित कर रहा है। भारतीय संसद ने एकीकृत न्यायिक नियुक्ति न्यायाधिकरण उजाट विधेयक 2026 पारित किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 124 महत्वपूर्ण बदलाव करेगा। इसका उद्देश्य वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली पर बोझ को कम करना और न्यायिक चयन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाना है। अब भारतीय संसद के संक्षिप्त इतिहास देखेंगे तो उद्यम की बात करें, भारतीय संसद के गठन के रूपरेखा ब्रिटिश काल के भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी मांटेग्यू जो चेम्सफोर्ड अधिनियम था सुधारों 1919 वाला, उसके तहत हुई संविधान सभा के रूपांतरण की बात करें 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद पूर्ववर्ती संविधान सभा को हुई अंतरिम संसद में बदल दिया गया। पहला आम चुनाव की बात करें तो पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ, जिसके बाद अप्रैल 1952 में देश की पहली निर्वाचित लोकतांत्रिक संसद अस्तित्व में आई। ऐतिहासिक नाम परिवर्तन की बात करें तो 1954 तक संसद के दोनों सदनों को काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपुल कहा जाता था, जिनका नाम बदलकर राज्यसभा और लोकसभा किया गया। नया संसद भवन की बात करें 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने अत्याधुनिक नए त्रिकोणीय संसद भवन का उद्घाटन किया था। और इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 के अनुसार संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। तो और इसमें देखेंगे तो अनुच्छेद राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 और राज्यसभा के अनुच्छेद 80 और लोकसभा की बात करें अनुच्छेद 81 जो निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन होगी। राज्यसभा की बात कर लें आप छोटे में ही तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 थी, अब 245 है। चयन वर्तमान में स्थिति से 245 है, 250 अधिकतम हो सकती है। चयन प्रक्रिया की बात करें 233 सदस्यों के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से मनोनीत होते हैं। कार्यकाल
की दी जाए तो यह एक अस्थायी सदन है, यानी राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। पीठासीन अधिकारी की बात करें, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आप बताएंगे किस आर्टिकल में यह कहा गया है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। और आगे बात की जाए लोकसभा की, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 है। 95 संशोधन के बाद एंग्लो इंडियन सीटें समाप्त कर दी गई हैं। चयन प्रक्रिया की बात की जाए, सभी सदस्य देश की जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे चुने जाते हैं और इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों की जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कार्यकाल की बात की जाए, समान 5 वर्ष हो, लेकिन इसे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। यानी करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। पीठासीन अधिकारी की बात करें, इसके सदस्य अपने बीच से ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। आप बताएंगे अभी वर्तमान में जो पहले लोकसभा है वो कौन से लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या होगा? कानूनी एवं विधायी प्रक्रिया की बात बताएंगे। कानूनी निर्माण, किसी भी विषय पर कानून बनाने के प्रस्ताव विधेयक के रूप में संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है। विधेयक के प्रकार बात करें, विधेयक मुख्य रूप से 4 प्रकार के हो सकते हैं। साधारण विधेयक, धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 पर है, इस पर केवल लोकसभा अधिकारी है, यानी धन विधेयक पर केवल लोकसभा ही विधेयक ला सकती है। वित्त विधेयक, संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 368 अधिनियम बनाना एक्ट, जब कोई विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग बहुमत से पारित हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर होने के बाद भी वह देश का कानून बनता है। यानी किसी भी सदन में लाया हुआ विधेयक जब तक दोनों सदन में पहले तो पास होगा, दोनों सदन में पास होने के बाद जब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देता, उसे पास नहीं कर देता, तब तक वह हमेशा विधेयक ही रहेगा, बिल ही रहेगा, ना कि कानून, कभी एक्ट नहीं बनेगा। और बात करी जाए इसकी तो, और न्यायिक और संवैधानिक शक्तियों की बात की जाए, संसद के पास केवल कानून बनाने की ही नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण न्यायिक और अर्धन्यायिक शक्तियां भी हैं। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की बात करें तो संविधान के उल्लंघन पर संसद के पास अनुच्छेद 61 के साथ राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का भी शक्ति है। साथ ही यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, कैग को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। और संवैधानिक समीक्षा और सीमा की बात करें, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती केस 1973 के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार संसद संविधान के मूल ढांचे यानी मूल ढांचे को बदले बिना या उसका संशोधन किया जा सकता है। सामूहिक जवाबदेही की बात करें, कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद अपने हर फैसले के लिए सीधे संसद, विशेषकर लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार गिरा सकती है। बढ़ते हैं हम अगले 9वें प्रश्न की ओर। आज थोड़ी क्लास बड़ी हो जा रही है, पर आप देखेंगे इसमें कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो और आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, किसी भी राज्य के स्पेशल पुलिस के लिए, आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम के लिए, रेलवे की एग्ज़ाम के लिए, यहाँ तक कि एसएससी और एनडीए और सीडीएस के लिए भी आप करंट अफेयर और उससे स्टैटिक्स बात करेंगे, आपको निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं। जितना मैं कंटेंट इसमें ऐड करता जा रहा हूँ वो बहुत है। थोड़ी क्लास बड़ी हो जा रही है, पर इसमें कंटेंट कमी नहीं होने दे रहे हैं कहीं से भी। तो 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भारत के पहले भूतापी ऊर्जा विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए किस केंद्र शासित प्रदेश की पूगा घाटी में देश के पहले जुड़वा भूतापी कुओं को चालू किया गया है? तो लद्दाख में इसके चालू किया गया है। तो लद्दाख के उपराज्यपाल ने पूर्व लद्दाख की पूगा घाटी में 1000 मीटर गहरे भारत के पहले ट्विन भूतापी कुओं को आधिकारिक तौर पर चालू किया है। ओएनजीसी एनर्जी सेंटर द्वारा निष्पादित यह परियोजना भारत के पहले 1 मेगावाट प्रदर्शन पैमाने के भूतापी बिजली संयंत्र के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करेगी। और लद्दाख के कुछ संक्षिप्त इतिहास देख लें। तो पाषाण और कांस्य युग की बात करें, लद्दाख में मानव इतिहास के शुरुआती प्रमाण 9 पाषाण काल के रॉक आर्ट एंड शैल चित्रों से मिलते हैं। इन चित्रों में आइबेक्स यानी जंगली बकरा और शिकार के दृश्यों को दर्शाया गया था। बौद्ध धर्म और मठों की स्थापना की बात करें, 1ली शताब्दी में कुषाण साम्राज्य के दौरान लद्दाख में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और लोत्सवा
रिनचेन जांगपो ने यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध मठों और स्तूपों की नींव रखी। नामांगल राजवंश और लेह पैलेस की बात करें, 1470 में नामांगल राजवंश की स्थापना हुई। राजा सेंगपे नामांगल ने 17वीं शताब्दी में ऐतिहासिक लेह पैलेस का निर्माण कराया, जो तिब्बती वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। रेशम मार्ग की बात करें और व्यापार की बात करें, लद्दाख प्राचीन काल में मध्य एशिया और भारत के बीच व्यापार का एक मुख्य केंद्र था और यहाँ से मुख्य रूप से पश्मीना ऊन, नमक और मसालों का व्यापार करवाए के जरिया होता है। आधुनिक इतिहास की बात करें, 1834 में डोगरा सेनापति जोरावर सिंह ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर साम्राज्य में मिलाया। 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार ने इसे विधानसभा का एक स्वतंत्र केंद्र शासित राज्य बना दिया। दसवां प्रश्न बढ़ते हैं। दसवां प्रश्न जो था हमारा दोस्तों, वो शायद कहीं से हट गया है, डिलीट हो गया है। तो उसमें यही था कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। जैसे हमारा लगातार महत्वपूर्ण दिवस याद करने का जो चल ही रहा था, उसमें देख ही लेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए। तो ये 17 जुलाई था ना, यही प्रश्न था। तो हम देखेंगे आज राष्ट्रीय दिवस पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, CA डे और GST डे ये दोनों मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को मलाला दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। यही प्रश्न था हमारा 10वां प्रश्न। और 18 जुलाई को देखेंगे तो नेशनल मंडेला दिवस, और 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस दोनों मनाया जाता है। और 22 जुलाई को देखेंगे राष्ट्रीय आम दिवस, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस और प्राकृतिक संरक्षण दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। तो आज हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो गई दोस्तों, पर तब देखेंगे कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगर आपको सही नहीं लग रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो आप बताएंगे, कमेंट करेंगे, तो हम क्लास थोड़ी छोटी रखने का प्रयास करेंगे। अगर क्लास सही लगती है तो आप बताएं, हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।